हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन वॉल और ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली जो नेल्सन मंडेला है ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने लड़ाई की थी वाइट डोमिनेशन में के अगेंस्ट, कि जो वाइट लोग हैं वो डोमिनेट करते थे ब्लैक लोगों को, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या की थी, लड़ाई की थी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा है, सो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने लड़ाई की है वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट जो कि ब्लैक लोगों के साथ होता था, और ये जो आइडिया था, मैं चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी बने। उनका ये आइडिया था कि वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे हर एक लोग जो है वो पीसफुल तरीके से एक साथ रहें और उनको हर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, और इस आइडिया के लिए ही वो जी रहे थे। और वो चाहते थे कि ये जो आइडिया है वो मैं अचीव करके ही रहूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस आइडिया के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। तो नेल्सन मंडेला जो है उनको जेल हो जाती है क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है। वो और उनके साथ 7 और लीडर्स को क्या किया जाता है, उम्र कैद की सज़ा दी जाती है इन 1964, क्योंकि उन्होंने आर्थराइज सिस्टम क्या होता है, ये कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये वो सिस्टम होता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट उन्होंने जाने की कोशिश की, इसलिए उनको सज़ा हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी 28 साल मायने रखते हैं। 28 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो है वो एक बहुत ही गंदी और बहुत ही ख़तरनाक जेल में बिताए हैं, जो थी रॉबन आइलैंड में। तो अब हम उनका स्ट्रगल देखते हैं इस आर्थराइज सिस्टम के अगेंस्ट। सो लेट्स सी। अब आर्थराइज सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ये सिस्टम था। कलर के बेसिस पे भेदभाव करना, आपने भी अपनी कंट्री में सुना होगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बेसिस, कास्ट सिस्टम, लोग कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये ऐसा ही जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में ये कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वाइट लोग जो हैं उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में इम्पोज कर दिया था। अब ये आए कैसे, ये ट्रेडिंग कंपनी के उससे आए थे कि हम ट्रेड करने आए हैं आपकी कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। बट इन्होंने आर्म फोर्सेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करके आए थे कि हम ट्रेड करने आए हैं, हम ट्रेडिंग पर्पज से आए हैं, और आके यहाँ बैठ गए और इंडिया वालों को क्या कर लिया था, उन्होंने अपने अंडर कर लिया। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका। जैसे कि अब इंडिया में तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बस नहीं गए ना, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, लेकिन जब इंडिया वालों ने स्ट्रगल किया तो वो कामयाब हो गए, सब ब्रिटिशर्स को उन्होंने बाहर निकाल दिया। बट साउथ अफ्रीका में क्या था, जब वो स्ट्रगल किया उन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए, बट फिर भी जो वाइट लोग थे वो वहाँ पे बस गए थे। और क्या बन गए थे, लोकल रूलर्स बन गए थे। तो सिस्टम ऑफ आर्थराइज डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो ये जो सिस्टम था, ऑब्वियसली इस सिस्टम ने क्या किया था, लोगों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और लोगों को पहचानने लग गए उनके कलर के बेसिस पे। अब नेटिव पीपल लोकल पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, वो मेनली कौन थे, ब्लैक इन कलर्स थे, ऑब्वियसली ब्लैक ही होंगे वो, इसीलिए जो वाइट लोग हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उन्होंने उन पर कब्जा करके रख दिया। अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, थ्री फोर्थ पॉपुलेशन थी उनकी साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो क्या थे, ब्लैक्स कहा जाता था उनको। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स, इन वाइट और ब्लैक ग्रुप्स को छोड़ के बाकी मिक्स कलर के भी जो लोग थे उनको कहा जाता था कलर लोग, जैसे सांवले लोग हो गए ना वैसे। सो एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, कुछ लोग जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स। जो वाइट रूलर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो जो नॉन वाइट्स थे, मतलब कि जो ब्लैक लोग थे, उनको बहुत ही गंदे तरीके से क्या करते थे, ट्रीट करते थे, और उनको वॉयलेट करते थे। बट उनको इन चीज़ों के अपोज जाने का कोई अधिकार नहीं था। ये जो सिस्टम था पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। ऑब्वियसली जो सिस्टम था वो जो ब्लैक लोग थे उनके लिए ऑप्रेसिव था, बहुत ही दबावनायक था। दे वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज। वो वाइट एरिया के लोगों में जाके रह भी नहीं सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट, अगर उनके पास परमिशन होती थी, इसीलिए जो है वो वाइट एरिया में जाके काम कर सकते थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, हॉस्पिटल्स, ये जितनी भी स्विमिंग पूल्स वगैरह, ये जो सब चीज़ें थी, पब्लिक टॉयलेट्स, ये वाइट लोगों की अलग थी और ब्लैक लोगों की अलग थी। दिस वर्ल्ड कॉल
सेग्रीगेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चिज, ये उन चर्चिज में भी नहीं जाके वर्शिप कर सकते थे जो कि वाइट लोग जहाँ पे जाके वर्शिप करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लैक लोग थे वो अलाउड नहीं थे, उनके पास हक नहीं था कि वो इस चीज़ के, ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। अब 1950 में ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द आर्थराइज सिस्टम, जो ब्लैक कलर के लोग थे और जो इंडियन लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इस सिस्टम के अगेंस्ट क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इनका साथ दिया था एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिसने बहुत सारी पॉलिसीज और स्ट्रगल किया इस सेग्रीगेशन और इस आर्पदाई सिस्टम के अगेंस्ट। इसमें इंक्लूड थे मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज, और भी जो पार्टीज थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। ऐसे ना ये जो पार्टी थी ये एक अम्ब्रेला टाइप बन गई थी, जिसमें हर एक इंडियन सारे जो लोग थे वो आके अगेंस्ट थे किसके, आर्पराइज सिस्टम के। मैंने सेंसिटिव वाइट ऑल्सो ज्वाइन, जो कुछ लोग जो सोचते थे कि हाँ ये जो हमारे लोग हैं, गोरे लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छा रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में, उनका साथ दिया इस स्ट्रगल में। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड आर्थराइज वॉज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, और जो कंट्रीज थी, बाकी कंट्रीज थी, वो भी एग्री कर रही थी कि ये जो सिस्टम है ये क्या है, गलत है। बट वाइज रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, अब ये जो वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, इन लोगों को मार रही थी और कब्जा अपना नहीं छोड़ रही थी। अब आता है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट आर्थराइज हैज इंक्रीज। ऑब्वियसली जो प्रोटेस्ट था, जो स्ट्रगल था इस सिस्टम के अगेंस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एंड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट, और गवर्नमेंट ने फाइनली, वो जब इतना स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ्रीडम के लिए, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ हम भी गलत कर रहे थे, तो वो एग्री कर गई कि जो हमने किया है वो हम बंद कर देंगे और अपना रूल जो है वो नहीं करेंगे फिर से। अब जो वाइट regime changed its policies, discriminatory laws were replaced। अब जो गवर्नमेंट थी उसने अपना अप्रूवल दिया कि ठीक है जो मैं कर रही थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हाँ जो हम कर रहे थे वो गलत है, तो उन्होंने जितने भी लॉज बनाए थे सारे जो हैं वो क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, बैन कर दी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी, और मीडिया को भी क्या कर दिया कि अब वो कुछ भी छाप सकती है, जो कि पहले उन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई थी। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला को क्या किया, बाहर निकाला जेल से एज अ फ्री मैन। फाइनली मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1944 में नया नेशनल फ्लैग जो है वो रिपब्लिक साउथ अफ्रीका में क्या किया गया, लहराया गया। आर्थराइज गवर्नमेंट केम टू एन एंड, फाइनली इतना जो स्ट्रगल उन्होंने किया, जो नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहे, उनका ये जो स्ट्रगल था वो सक्सेस हुआ, और ये जो सिस्टम था और ये जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई। अब जो है वो सब लोग अच्छे से रहने लगे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला क्या कहते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई ये साउथ अफ्रीका के, क्योंकि ये जो लोगों के साथ बहुत अटैच्ड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला था। वो कह रहे थे जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ हैं अब उन्होंने नेगोशिएट कर लिया है कि हम पीसफुल तरीके से रहेंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता था अब वो ख़त्म होके हम एक पीसफुल तरीके में ट्रांसफ़र हो गए हैं, कि जो पहले वाइट लोग हमारे साथ इतना गलत व्यवहार करते थे अब उनकी सोच जो है वो बदल गई है, और वो अच्छे दिल के साथ हमारा साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो बोलते हैं मुझे पता था कि कहीं न कहीं इन लोगों में जो है अच्छाई वो है, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो अच्छाई है साउथ अफ्रीका के लोगों में, क्या वो वाइट हैं, क्या वो ब्लैक हैं, ये वो कभी भी ना छोड़े, और सब जो हैं वो एक साथ अच्छे तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहें। आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अप्लाइड टू, ऑब्वियसली जब ऐसा सब कुछ ख़त्म हो गया तो जो ब्लैक लीडर्स थे अब वो भी गवर्नमेंट बना सकते थे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा कि हम एक न्यू साउथ अफ्रीका जो है वो बनाते हैं। कैसे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने लिखी एक, अब हम आगे पढ़ेंगे, कि जहाँ पे हर एक कलर के लोग, मैन वुमेन सारे जो हैं वो एक साथ रहें, उनको सोशल जस्टिस मिले, ह्यूमन राइट्स मिले उनको। सो द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर, वो पार्टी, वाइट लोगों की पार्टी और ब्लैक लोगों की पार्टी, इन्होंने क्या किया, रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने सारे ये चीज़ें लिखे। सो 2 ईयर ऑफ डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब 2 साल के डिस्कस करने के बाद 2 साल लगे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, और फाइनली जो है वो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लिया।
और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत से राइट देता था उनके सिटीजन्स को। टुगेदर दे डिसाइड दैट इन सर्च फॉर, और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इकट्ठे बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं होगा। वो सब लोग जो थे वो एग्री कर रहे थे कि हाँ अब हम सारे जो हैं वो एक साथ मिलके रहेंगे। और उन्हें प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका सम्स अप द स्पिरिट। तो प्रियम्बल हमारा भी इंडिया का है, अब हम देखेंगे अपने इंडिया का भी प्रियम्बल आगे। तो द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर, अब जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने और भी कंट्रीज़ को इंस्पायर किया। अ स्टेट डिनाउड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज़ नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। जो पहले कंट्री जो है वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री कही जाती थी, वो अब एक अच्छी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो उभर के बाहर आ रही थी। अब ये जो चेंज है वो क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि लोगों ने जो इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक साथ जुट होकर काम किया। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर के बारे में कहता है। एक तरफ जो है एक हमारा पास्ट है, बट वो ये भी कहता है कि जब हमें इतनी ज़्यादा परेशानी थी हमने इस रिप्रेसिव पास्ट पे सबने क्या किया है, एक साथ जुट आके लड़ाई की है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर कंट्री इनटू अ न्यू विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल द पीपल्स। बट अब हमने जो क्या अपनी कंट्री को चेंज किया है, ट्रांसफ़र किया है, एक अच्छी कंट्री में बनाया है जहाँ पे ये जो कंट्री होगी वो सबकी होगी, ये बिलोंगिंग टू ऑल ऑफ अस, क्या ब्लैक क्या वाइट क्या वुमेन एंड द क्या बच्चे। अब जो सेकंड वाला टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत आती है किसी भी कंट्री में। सो जैसे कि अभी हमने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल देखी, इससे हमें अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है। अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लान टू लिव। अप्रेसर और ओप्रेस्ड, जो लोग गलत व्यवहार करते थे वो भी, और जिनके साथ गलत व्यवहार होता था वो भी इस कंट्री में, साउथ अफ्रीका की कंट्री में प्लान करते हैं कि हम सब जो है वो एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलके रहेंगे। मुश्किल था उनको ट्रस्ट करना, बट उन्होंने ट्रस्ट किया। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. Obviously, जो अभी ब्लैक को पहले इतना हक नहीं मिलता था वाइट की डोमिनेशन से, अब वो चाहते थे कि उनको भी सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो है वो मिले। और जो वाइट मेजॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टीज़, और जो वाइट मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन जो बोथ द पार्टीज़ हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सो द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। जो वाइट्स थे उन्होंने ब्लैक की जो वो कह रहे थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए उस पर एग्री किया, और जो ब्लैक्स थे उन्होंने वाइट पे, तो उन्होंने क्या एग्री किया कि ठीक है मेजॉरिटी का रूल होगा और एक लोग के पास एक वोट होगा। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और जो पुअर और वर्कर लोग थे ब्लैक्स में, क्योंकि ब्लैक्स में भी कुछ अमीर लोग होते होंगे कुछ गरीब लोग होते होंगे, तो स्पेशल जो राइट्स थे उनके लिए भी उन्होंने एग्री किया। सो द ब्लैक एग्री दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। तो ब्लैक ने भी ये एग्री किया कि अगर हम रूल करते हैं तो हम ऐसा रूल नहीं करेंगे जैसा वाइट्स ने हमारे साथ किया था पहले। सो दे एग्री दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट्स। तो उन्होंने भी एग्री किया, जैसे वाइट लोगों ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीननी चाहिए, उन्होंने भी एग्री किया कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ ईजी नहीं था, बट उन्होंने ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है वो रखा। अब व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर। अब क्या गारंटी थी कि ये जो वादे ये लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं बोल के, ये फ्यूचर तक सीमित रहें। सो द ओनली वे ये था इस सोल्यूशन का कि बिल्ट एंड मेंटेन ट्रस्ट। अब जो हमें ट्रस्ट करना होगा और ट्रस्ट जो है वो दिखाना होगा एक दूसरे पे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लिख दिए। जो रूल्स थे वो सब लोगों पे लागू होते हैं। सो दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन एम्पावर टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट। तो इन्होंने उस रूल्स में ये भी लिखा कि जो गवर्नमेंट बन के आएगी वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो फाइनली दीज रूल डिसाइडेड द राइट ऑफ द सिटीजन। जो रूल्स थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जैसे इंडिया का है वो भी हमें बहुत से रूल्स देता है, ठीक है, बहुत से राइट्स देता है, सॉरी। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमने इलेक्ट की होती है, जो हमारे बिहाफ पे काम करती है, वो ये तो नहीं कर सकती ना कि जो वो चाहे वो कर दे। नहीं, अगर वो कुछ गलत करती है तो हम जो है वो कैसे फटाफट से प्रोटेस्ट करते हैं। तो वैसा ही उन्होंने भी किया कि जो गवर्नमेंट बन के आएगी वो नहीं कर सकती जो भी वो करना चाहती है।
अब कोई भी द रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और ऐसा भी नहीं है कि जो विनर का क्या मतलब है, इसमें विनर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट जिसकी है वो इन सब चीज़ों को इजीली चेंज भी नहीं कर सकता। तो ये जो बेसिक रूल्स थे इन पे सबने एग्री किया। दे ऑल्सो एग्री दैट दीज रूल, जो ये जो रूल्स हैं वो सुप्रीम होंगे, बट कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर नहीं करेगी या चेंज नहीं करेगी। तो ये जो बेसिक रूल्स थे जो इन्होंने सेट किए थे उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेनली डेफिनेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो क्या होता है, ये एक बेसिक एक ये बुक ऑफ रूल्स होती है, ये रूल्स बुक होती है जिसमें ये एक बुक है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस जो है वो राइट्स जो है वो लोगों के लिए लिखे होते हैं। और ये जो है वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे अच्छी है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ अलग ही साउथ अफ्रीका में हो गए, नहीं, हमारी कंट्री में भी बहुत बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं। एवरी कंट्री डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बट जिन जैसा रिलेशंस वाइट और ब्लैक का था साउथ अफ्रीका में वैसा हम लोगों में नहीं है। अब आप इंडिया में ही देख लेते हैं कितने मुस्लिम सिख कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, हमारी अलग अलग डाइवर्सिटी है इंडिया में। बट क्या वो ऐसा कुछ होता है जैसा कि हिंदू जो है वो मुस्लिम पे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, नहीं है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है ना। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैज़ डिफरेंस, बट जैसा कि वहाँ पे था अलग अलग ओपिनियंस लोगों के होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। सो वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स। सो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो या ना हो, बट ये जो बेसिक रूल्स हैं ये हर कंट्री जो है वो चाहती है कि उसके पास हो। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पे ही अप्लाई नहीं होती हैं बल्कि ये सिटीजन पे भी अप्लाई होती हैं। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अ क्लब इन योर एरिया। जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास क्या होना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सब के ये इनको ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि अगर ये जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है ये तो वही करती रहेंगी जो इनका मन करेगा। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका लिमिट सेट की होगी कि ये बस इतना ही कर सकती हैं, इसके अलावा ये भी मिसयूज़ नहीं कर सकती अपनी पावर का, तो ये भी अच्छा काम करेंगी। सो दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ ऑडिटिंग रूल्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिए, जो कि हर एक लोग जो उस कंट्री में रहता है वो क्या करता है, एग्री करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, जो सिटीजन्स होते हैं और जो रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ बुक होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। फर्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सी चीज़ें करता है, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है वो ट्रस्ट बना देता है और कोऑर्डिनेशन बना देता है अलग अलग जो जाति जो रिलीजन्स के लोग जो हैं वो एक कंट्री में रहते हैं। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। तो ये जो सेकंड क्या होता है कि हमें बताता है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी हमारी कंट्री को, क्या क्या वो कर सकती है, क्या क्या वो नहीं कर सकती। और थर्ड है, इट लेज डाउन लिमिट्स भी उन्होंने दी है पावर ऑफ गवर्नमेंट में, कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और गवर्नमेंट के साथ साथ उसकी सिटीजन्स की भी लिमिट्स हैं। और गवर्नमेंट को ये बताता है कि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो हमने लिखा हुआ है कि लोगों के पास हक है उसको अपोज करने का, तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी आप देखते हैं आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, बट जो दंगे फसाद जो लोग करते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि जो गवर्नमेंट है वो गलत करती है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और ये एक्सप्रेस करता है कि लोगों की क्या एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट से और क्या उनको करना है। सो ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। तो हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो या जो कंट्री इलेक्शंस करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ही होना चाहिए। जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है वो उसकी चॉइस है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्योंकि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पावर जो है वो एक ही इंसान के पास होती है। बट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है मेनली, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिका गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के अगेंस्ट जब वॉर लड़ी गई इंडिपेंडेंट के लिए, तो अमेरिका ने भी अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया, बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन दो फ्रेंच पीपल अप्रूव अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस दे इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली जब किसी को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो उनका
क्या होता है, काम होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। जैसे कि हमारी कंट्री में भी जब ब्रिटिशर्स थे तब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारी कंट्री में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब वही है थर्ड टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो साउथ अफ्रीका में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टेंसेज के अंदर लिखा गया है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ईजी नहीं था। जब इंडिपेंडेंट हमें मिली उसके बाद जो हमारा पार्टीशन हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे आगे बड़ी क्लासेस में आप यही पढ़ेंगे, जब आप 10th में जाएंगे या जब 11th-12th में आप पहुंचेंगे। तो जो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ थी, इन हिंदू और मुसलमान की जो कंट्री थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग होने के बावजूद भी जो बहुत सी मतलब कि जो बहुत से लोग थे मुस्लिम्स के, वो भी हमारी कंट्री में अभी तक मौजूद थे, और अभी आप देखते हैं अभी भी वो हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो अभी भी हमारी कंट्री में हैं। मुस्लिम्स की तरह और भी बहुत से लोग, सिख लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। तो ये भी इंडिया के लिए कोई इजी काम नहीं था कि वो इतनी डाइवर्सिटी जैसे कि इंडिया में है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके, जिस पे हर एक लोग अलग अलग किस्म के जो लोग हैं इंडिया में वो एग्री करें। सो एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। सो द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, जो कि रिलीजियस के बेसिस पे था, इंडिया और पाकिस्तान। देखिए आ गई ना वो बात। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया है, ये डिवाइड हो गया इंडिया में और पाकिस्तान में। अब यहाँ पे भी बहुत से लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ पे भी बहुत से लोगों को मारा पीटा गया। देर आर अनदर प्रॉब्लम्स, बट एक और प्रॉब्लम्स थी कि ब्रिटिश हैव लेफ्ट टू द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड। अब प्रिंसली स्टेट्स आप बोलोगे कि क्या होती हैं। ब्रिटिश इंडिया में, ये मान लो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे जो किंग है वो रूल करते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो रूल करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स जाने लगे उन्होंने उनको जो है वो स्पेशल प्रिविलेज दी कि आप जो है आप अपनी अलग कंट्री भी बना सकते हो अगर आप चाहें, या फिर आपको इंडिया पाकिस्तान जिसके साथ भी जाना आप जा सकते हो। तो स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे मर्ज विद इंडिया, इंडिया के साथ चले जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें या फिर पाकिस्तान के चले जाएं। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ऑब्वियसली जो डिफिकल्ट टास्क था कि इनको, अब इंडिया चाहती थी कि ये जो स्टेट्स हैं 565 स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, तो इंडिया नहीं चाहती थी कि ये जो हैं वो क्या हो, अलग अलग कंट्री बना ले, क्योंकि एक इंडिया की अगर 565 स्टेट जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे तो इंडिया इतना सा रह जाएगा। तो वो चाहती थी कि हमारे साथ इंडिया के साथ ये मर्ज हो जाए। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिगेन राइटिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जब वो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का तो इतनी ख़राब सिचुएशन उन्हें नहीं लग रही थी इंडिया की फ्यूचर की जितनी की अभी हो चुकी है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली उनको क्या पता था कि जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का वो किस तरीके का होने वाला है, कैसे कैसे लोग वहाँ पे होने वाले हैं। क्या ये हम लिख तो रहे हैं कि जब उन्होंने मर्ज कर लिया कुछ कंट्री स्टेट्स को अपने साथ प्रिंसली स्टेट्स को, तो उनके पास एक डाउट था, एंग्जाइटी थी उनको कि हम अभी कह रहे हैं कि सब इकट्ठे रहेंगे, क्या जो आने वाली जनरेशन है वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को कि हम एक साथ रहें। सो द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो क्या चुना उन्होंने। इस डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी देयर वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय एक उनके पास बिग एडवांटेज थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरह दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट अबाउट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैव इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब उनको ये नहीं था कि उसी एन मौके पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करनी है, क्योंकि जब वो स्ट्रगल लड़ रहे थे तभी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने सोच ली थी। सो आर नेशनल मूवमेंट्स वॉज नॉट मर्जली एज स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल, इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू
रीजुविनेट आर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। जो स्ट्रगल था वो सिर्फ फॉरेन रूल के लिए नहीं था, बल्कि ये भी था कि इस रूल के बाद कोई ऐसा ना हो जाए कि एक गवर्नमेंट ही कहे, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ कि उनके बाद भी डोमिनेशन जो है वहाँ पे उन लोगों के साथ होता रहा जो लोकल लोग थे। यही उनके मन में जो चिंता थी। देर आर वर शेप्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, अलग अलग थे विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल में भी, क्योंकि जो लोग थे वो अलग अलग बाती के लोग वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने ज्वाइन किया था। सो सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। ऐसे डिफरेंसेस तो आज भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ जो है वो मेनली ज़्यादा से ज़्यादा इतने प्रतिशत 85% लोगों को ही बेनिफिट करता है। जो 15% लोग होते हैं उनके जो ओपिनियंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं उस लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, तो फिर ये लोग होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बट गवर्नमेंट इतने प्रतिशत लोगों के लिए जो लॉ है वो नहीं चेंज करती है, क्योंकि 85% लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो अगर वो लॉ काट देगी जो इतने लोगों को फ़ायदा दे रहा है, और वो लॉ बनाएगी जो इतने लोगों को फ़ायदा देगा, 15% लोगों को, तो क्या ऐसा हो पाएगा कंट्री में कि सब लोग अच्छे से रह पाएंगे? इन दोनों में फिर लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। तो इसीलिए अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं लोगों के वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। येट सम बेसिक आइडियाज हैज़ केम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। अब जैसे कि हमने देखा कि कुछ लॉ जब गवर्नमेंट बनाती है, ये जो है वो एग्री करते हैं, ये जो है वो उस पे एग्री नहीं करते। बट कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जिस पे हर एक इंसान को एग्री करना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे 100% लोगों को क्या करना पड़ता है, एग्री करना होता है। एज फार बैक एज 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब 1928 में, अब आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 में हमें जो है वो क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। अब जो मोतीलाल नेहरू और 8 और जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931। सो रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो इस सेशन में उन्होंने देखा कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज होगा। उसमें उन्होंने ये चीज़ पे एग्री किया, जो चीज़ें वहाँ पे हुई, कि ये यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज की जो लोग बच्चे होंगे, एडल्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी, प्रोटेस्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं, और इनके लिए प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो बनाए जाएँ। सो दस बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी जो हर एक लीडर ने क्या किया, उस पर एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए जब हमारी कंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वो असेंबली थी, वो कमरा जहाँ पे बैठ के सब लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया। सो फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ colonial rule also helped develop an agreement on institutional designs. ब्रिटिश रूल्स हैज़ गिव वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ लोगों को ही क्या करते थे, राइट देते थे कि वो वोट कर सकते हैं। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिशर्स हैज़ इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। उसी के बेसिस पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही वीक लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू द प्रोविंशनल लेजिस्लेशन एंड द मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इलेक्शंस तो होती थी बट नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बट वो जो थी ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हर एक इंसान को वोट देने का हक नहीं था। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट प्रूव्ड बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। जो वहाँ पे जब उन्होंने इंडियंस ने देखा कि ऐसा 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 ब्रिटिशर्स करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ उनके लिए, और उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया। That is why the Indian Constitution adopted many institution details and procedures from colonial laws like the Government of Indian Act 1935। इसीलिए जो बहुत से ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बाहर की कंट्रीज से बहुत सी चीज़ें जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 बताया हुआ है। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। अब जितनी भी उन्होंने सोच विचार डिबेट की, वो इनको क्या कर गई, सफलता दे गई। आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंट टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्री से बहुत कुछ सीखा और इसको अपने टर्म्स में क्या किया,
लाने की कोशिश की। सो मैनी आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, सो द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश एंड द बिल ऑफ राइट्स। ऐसे जो रेवोल्यूशन, जैसे कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि ब्रिटिशर्स से उन्होंने अडॉप्ट की, बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएस से। सो द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, सॉरी रशिया में, उसने इंस्पायर किया था इंडियंस को कि वो हर एक इंडियंस को क्या करें, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करें। सो वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर हैड डन, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। बट ऐसा ही नहीं था कि जो उन्होंने देखा कॉपी पेस्ट वाली बात होगी कि अच्छा देखा देखी होती है ना, कि अच्छा उसने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की थिंकिंग, अलग अलग लोगों की थिंकिंग जो है वो अलग होती है, नीड्स एस्पिरेशंस बिलीव्स अलग होते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही नहीं था कि उन्होंने देखा तो ये चीज़ अपने में अडॉप्ट कर ली, उन्होंने इस चीज़ पे सोच विचार किया कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कंट्री में सूट करेंगी भी या नहीं करेंगी। बच्चा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो बाय, टेक केयर। अगर आप सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि आगे क्या हुआ, और सेकंड पार्ट जब आप देखते हैं तो फर्स्ट को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बाय, टेक केयर।